नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपके लिए खास खबर। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, उसका हियरिंग पूरा हो गया है और फैसला सुरक्षित है। इस पूरे मुकदमे के दौरान जो अलग-अलग वकीलों ने अपने क्लाइंट के लिए जो दलीलें दी और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आने वाले फैसले में बहुत मायना रखती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस भूषण गवई के सामने ये सबसे बड़ा मुकदमा है। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने जरूर टिप्पणी की है का वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1923 से अनिवार्य था, क्यों नहीं किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने इस दौरान वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक अहम टिप्पणी की। इसमें कहा गया कि 1923 के वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। यह मामला देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नए कानूनों के प्रावधान को लेकर चल रहे विवाद के बीच में बहुत अहम है। इस अधिनियम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें इस कानून पे रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का, खासकर विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उनका ये कहना था कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके धार्मिक महत्व को प्रभावित करता है, और केंद्र का कहना था इसने इस कानून को वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पेश किया। हालांकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने इसका मतलब स्वायत्तता पे मुस्लिम समाज के सीधा हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को लगातार 3 दिन सुनवाई की और सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि 1923 के वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, लेकिन गैर रजिस्टर्ड संपत्तियां भी वक्फ का दर्जा रखती थी। उन्होंने कहा कि नया कानून वक्फ संपत्ति के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को कमजोर कर सकता है। केंद्र ने कहा वक्फ सिर्फ एक चैरिटेबल संस्था है, यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है और गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग में शामिल करके समावेशिता को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट के ने इस दौरान मतलब सुप्रीम कोर्ट जब इस सुनवाई कर रहा था, उसके दौरान ये जरूर कहा कि 1923 के कानून के तहत वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। गवई जी ने यह पूछा कि क्या पुराने कानून के तहत गैर रजिस्टर्ड संपत्तियां वक्फ का दर्जा खो देती हैं, जिस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया था ऐसी संपत्तियां भी वक्फ मानी जाती थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान विवादास्पद हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि ये जब लाया गया तो इसमें कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन भी जो टिप्पणियां की, क्योंकि जो अंतिम निर्णय है हम ये सोचते हैं कि अभी तक ये कहने में, क्योंकि हम किसी की अवमानना नहीं करना चाहते, लेकिन ये कई बार ऐसा लगता है कि जज साहब हमारे जो भी जज बैठते हैं वो टिप्पणियां बहुत करते हैं और हेडलाइन बटोर लेते हैं, लेकिन जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो उसमें वो टिप्पणियां की झलक दिखाई नहीं देती। इसलिए कम से कम ये भूषण गवई जी के सामने का पहला बड़ा मुकदमा है। इसलिए
हम जो भी सोच रहे हैं ये इसी बेस पे सोच रहे हैं कि जो टिप्पणियां उन्होंने की उस टिप्पणियों का यदि ऑपरेटिव जजमेंट में रिफ्लेक्शन होता है तो खासकर गैर मुस्लिम लोग इसमें शामिल हो, ये विवाद हो सकता है, तो हो सकता है कि ये इसको रद्द किया जाए। लेकिन 1923 का जो मामला है रजिस्ट्रेशन का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना बेस बना के बैठा हुआ है, ये भी दिखाई देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 200-300 साल पुरानी मस्जिद या वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध करना मुश्किल है, यदि अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो। और नए नए कानून के तहत ऐसी संपत्तियों को डी नोटिफाई किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रकृति को बदल सकता है और धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण तो अपनाया है। कोर्ट ने पहले ही 16 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के इनकार कर दिया था, लेकिन यह सुनिश्चित किया था कि वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग में गैर मुस्लिमों की नियुक्तियां, वक्फ संपत्तियों का डी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। अब जो कल सुनवाई हुई उसमें सारा सुनने के बाद अब इसको सुरक्षित रखा गया है। यह मामला केवल ना कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है। कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस ये इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम जो ओएसी की पार्टी है, जैसे विपक्षी दलों ने इस कानून को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे वक्फ बोर्ड में सुधार और पारदर्शिता लाने का कदम बताया है। सोशल मीडिया इस मुद्दे पर तीखी बहस चल रही है। हम भी लगातार कई पॉइंट्स हमने भी लगातार जब वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया तब से लेके अब तक हम सब देख रहे हैं। वक्फ संशोधन 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, धार्मिक स्वायत्तता के सवालों को फिर से चर्चा में ले आया। यह टिप्पणी की 1923 से वक्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, इस मामले में एक अहम आधार प्रदान करती है कि अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पे होगी। लेकिन जिस हिसाब से खासकर इसको गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे रखकर एक तरफ ये कहते हैं कि ये ट्रस्ट है, इसको मुस्लिम समाज का कोई लेना देना नहीं, गैर मुस्लिम लोग इसमें मेंबर हो सकते हैं क्योंकि सर्वसमावेशी इंक्लूसिव पॉलिसी समाज में हम लाना चाहते हैं। तो दूसरी ओर यही कानून वक्फ में संपत्ति दान देने के लिए 5 साल मुस्लिम होना अनिवार्य है, यह भी बताता है। यदि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये ट्रस्ट है, ऐसी सरकार कह रही है, तो फिर 5 साल मुसलमान होना मतलब अब कोई मुसलमान या कोई हिंदू मैं लगातार 5 साल से हूं, इसका सर्टिफिकेट क्या देगा? किसी पंडित से लिखवा के लाएगा या क्या करेगा? भगवान जाने। इसका मोडस अप्रेंटिस क्या है? इसका क्या फॉर्मेशन है? किस सर्टिफिकेट को माना जाएगा? या उसको वीडियो बनाना पड़ेगा कि मैं रोज नमाज पढ़ता हूँ 5 साल से, ये सब उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, वही दे सकता है। यदि ये मुस्लिम समाज से लेना देना नहीं, इसका एक ट्रस्ट है, तो फिर इसमें मुस्लिम समाज ही क्यों दान दे सकता है? सवाल ये है। यदि इसमें मुस्लिम समाज ही दान दे सकता है, 5 साल का मुसलमान है, तो फिर ऐसे बोर्ड में गैर हिंदू क्या कर रहे हैं? गैर मुस्लिम क्या कर रहे हैं? और यदि सर्वसमावेशी भावना समाज में जानी है, तो फिर राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसमें भी सर्वधर्म समभाव क्यों नहीं दिखाई देता? वहां तो कोई अधिकारी भी पदेन मेंबर बनता है, तो उसका भी हिंदू होना अनिवार्य है। यदि वो हिंदू नहीं है, तो उसके नीचे वाला अधिकारी उसकी जगह रहेगा। ये भी उस ट्रस्ट के बायलॉज में है। तो एक तरफ एक कानून, दूसरी तरफ दूसरा कानून, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में भी देखना होगा। और न्यायालय कैसा देखता है? न्यायालय की खासकर 2 टिप्पणियां, गैर मुस्लिम यहाँ क्यों हो? दूसरा, क्या 1923 में जो रजिस्ट्री नहीं वो डी नोटिफाई होंगे? और 1923 का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये तमाम चीजें निर्णय में उल्लेखित होगी। हम सभी को इंतजार है, जैसा निर्णय आता है हम सब पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि निर्णय संतुलित होगा। दूसरी ओर इसी वक्फ बोर्ड के ऊपर जब कोर्ट में, क्योंकि ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश है जो इसको टेकअप कर रहे हैं,
इसके पहले संजीव खन्ना इसको देख रहे थे उनका बेंच में, और उन्होंने अगली डेट तब दी जब वो रिटायर्ड हो गए थे और भूषण गवई जी को आना था। तो ये कंटिन्यू हियरिंग रही है और भूषण जी ने लगातार 3 दिन हियरिंग की। लेकिन जब कुछ सवाल उठाए गए कोर्ट द्वारा, तो यही उपराष्ट्रपति जी के तरफ से बोला गया कि क्या कोर्ट पार्लियामेंट से भी ऊपर है क्या? हमने कानून पास किए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसा सवाल उठा सकता है? एक विधायिका और न्यायपालिका इसके बीच में एक द्वंद्व छेड़ने का काम भी हुआ है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जैसे सांसदों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वक्फ बोर्ड में इंटरफेयर कर सीधा इस देश में दंगे भड़काने और देश तोड़ने का आरोप लगाया था। क्या ये बाहर का जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उसके आगे सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका दब जाएगी? या जैसा न्यायपालिका ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, और हमें जब निशिकांत दुबे के खिलाफ केस बनाने का डिफेमेशन का परमिशन मांगी गई थी, तब कोर्ट ने कहा कि हम हमारी रक्षा करना जानते हैं, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे आरोप लगा के भी खुले घूम रहे हैं। यदि ये नासिर बनती है तो इस देश का हर आदमी कल न्यायालय को गाली देगा, फिर न्यायालय की मान और अवमानना कहाँ रहेगी? सवाल ये भी है। कई सवाल है। इस कोर्ट के जो सुरक्षित रखा है निर्णय, वो जब आएगा तब पता पड़ेगा कि आने वाले 6 महीने इस देश में न्यायपालिका से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।